दर्शकों सभी को हमारी राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, फिर आज हम एक कहानी के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह कहानी है एक 64 साल के रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर की। बहुत ही दर्दनाक कहानी है और घर के माहौल ने उस इंसान को साधु बना दिया, अध्यात्म की ओर मोड़ दिया। तो दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसी वीडियो लोगों तक पहुँचे, जिसके घर में ऐसे माहौल है, उनको कुछ सलाह दी जाए, तो आप कमेंट में अपनी सलाह, अपने मार्गदर्शन या इससे कैसे उभरे वो ज़रूर लिखें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ये साधु जी कहते हैं, स्वार्थी, कर्कशा, बेगैरत और धोखेबाज पत्नी के साथ मैंने दर्द भरे 40 साल बिताए, जो पूरी जिंदगी साजिशें करके धोखे देती रही। अब घर छोड़कर आध्यात्मिक स्थानों पर हूँ। मैं अपनी आप बीती आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। आपका आकलन, शांति और संबल हेतु सुझाव चाहता हूँ। मेरी पत्नी शादी से पहले ही किसी से प्यार करती थी और उसके साथ दैहिक रिश्ते में भी थी। जब उससे मेरी शादी हुई तो उसने मेरे घर में सबसे बेरुखी और बदतमीजी की, घर में क्लेश फैला दिया। मुझे ये सब बहुत बाद में समझ आया। आज से 40 साल पहले तलाक की बात सोच भी नहीं सकते थे। मैं मेट्रो शहर में नौकरी करता था और घर में उसका किसी से भी जुड़ाव नहीं था, इसलिए मैं उसे अपने साथ मेट्रो सिटी ले गया और वहाँ किराए पर रहने लगा। एक दिन मैं शाम को घर लौटा तो दूसरे कमरे में किसी से सेक्सी मैगजीन की छीना झपटी देखी। फिर दूसरे मकान में जब पहली बेटी 3-4 महीने की थी तो मुझे अपने बेडरूम में किसी और का इस्तेमाल किया हुआ कंडोम मिला। मैंने पूछा तो झूठ बोली कि भूल रहे हो, यह पिछले हफ्ते तुम्ही ने इस्तेमाल किया था। उस समय मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के सामाजिक परिणामों का सामना नहीं कर सकता था और नवजात बेटी के प्रति प्यार था, सो मैंने सख्त चेतावनी देकर घटना पर धूल डाली। यह मेरी सबसे पहली और गंभीर गलती रही। उसके बाद मैंने अपने रिटायर्ड पिता को अपने पास बुलाया, मगर वो हमेशा न रह पाए। खैर, जिल्लत भरी शादी को झेलते हुए मेरी दूसरी बेटी हुई। नौकरी और परिवार के बीच जिंदगी खींचती रही। पिछले दिनों मकान मालिकों से पत्नी के झगड़े हुए, सो मुझे फ्लैट्स वाली उस कॉलोनी में शिफ्ट होना पड़ा जहां पड़ोसी मुश्किल से दूसरे घरों में झांकते हैं। यहाँ भी मेरी पत्नी का एक आदमी से अफेयर हो गया। मुझे अड़ोस पड़ोस से पता चला, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और मैं भी जानता था कि वह किस टाइप की औरत है। मुझे ऑफिस जाना होता था, इसलिए भी मेरे पास टाइम नहीं मिलता था। मेरी पत्नी ईमानदारी, मानवता, प्यार और सम्मान से परे अहंकारी, आत्मकेंद्रित और बेईमान रही। मैं अपने माता पिता का इकलौता था। माता पिता व 10-12 साल छोटी बहनें जब कभी मेरे घर आए, पत्नी ने बुरा बर्ताव रखा ताकि वे 2-4 दिन में ही चले जाएं। प्रेम, सम्मान, समर्पण उसमें कभी नहीं रहा। दोहरी जिंदगी जीने की वजह से पत्नी की बॉडी ने रिएक्ट किया और 25 वर्ष की उम्र में उसे थायराइड हो गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी थायराइड पेशेंट बुरे लोग होते हैं, लेकिन मेरी पत्नी बीमारी की आड़ में भी मुझसे धोखेबाजी करती रही। पूरी जिंदगी मैं घर में बस पेइंग गेस्ट और वेतन खपाने वाला एक मजदूर बना रहा। हम फिर से नई कॉलोनी के फ्लैट में शिफ्ट हुए। यहाँ फिर से उसके नए संबंध बने। तब मैंने घर में एक वॉइस रिकॉर्डर छुपा कर रखा। उसमें बैकग्राउंड शोर के बीच अस्पष्ट बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली। उस ऑडियो से शोर कम करने के लिए सॉफ्टवेयर का सहारा लेना चाहा, लेकिन वह ऑडियो फाइल ही करप्ट हो गया। एक बार पत्नी ने थायराइड टेस्ट के लिए
एक लैब में जाने को कहा। घर से हम साथ निकले। मैंने कहा कि तुम चलो, मैं ऑफिस होकर आता हूँ, लेकिन मैं दूसरे रास्ते से लैब ही गया। वहाँ जाकर पता चला कि वो वहाँ आई ही नहीं। एक बार पत्नी अपने भाई के 2 साल के बच्चे को लेकर किसी और रिश्तेदार के बच्चे के स्कूल फंक्शन में गई। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है। मैंने शाम को बच्चे की माँ से पूछा तो उसने बताया कि मेरी पत्नी 2 घंटे के लिए बच्चे को वहाँ छोड़कर कहीं और गई थी। एक दिन वॉइस रिकॉर्डिंग में मुझे पता चला कि पत्नी से कोई मिलने आने वाला है। मैंने उस दिन जानबूझकर ऑफिस जाने में देरी की। मैंने देखा कि 11 बजने से ठीक 10 मिनट पहले मेरी पत्नी तैयार होकर घर की सीढ़ियाँ उतर गई। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो बोली कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ। स्पष्ट था कि वो किसी को घर आने से रोकने के लिए जा रही थी। मेरी बेटियों की पढ़ाई जारी रही। इधर मैं ऑफिस में काम करता रहा और उधर मेरी पत्नी को पूरी आज़ादी रही। पत्नी की सारी करतूतों को यहाँ लिखूंगा तो आप बीती बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके खिलाफ मैंने जब आवाज़ उठाई तो मुझे उसने लड़कर चुप करा दिया। मेरे पास दिखाने लायक प्रूफ नहीं थे। इस कारण से कानूनी कार्रवाई से मुझे दूर रहना पड़ा। शुक्र है कि मेरी बड़ी बेटी की शादी 10 साल पहले हो गई। उन्हीं दिनों की बात है। मेरी पत्नी अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ज़्यादा ही चौकन्ना रहने लगी थी, इसलिए वो बार बार अपना कुछ ना कुछ टेस्ट कराती रहती थी। एक बार उसने यूरिन टेस्ट के लिए लैब में दिया तो मैंने किसी तरह से यूरिन सैंपल लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकला। जबकि हम दोनों पति पत्नी बहुत समय से अलग अलग जीवन ही जी रहे थे और कभी मैं उसके पास भी जाता तो मैं सावधानी ज़रूर बरतता था। मैंने जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि बिना दैहिक रिश्ते के प्रेगनेंसी संभव नहीं है। मैं इस मसले पर चुप ही रहा क्योंकि मुझे अपनी दूसरी बेटी की शादी की चिंता थी। वो 36 साल की छोटी बेटी भी वर्किंग है, लेकिन माँ से उचित सामाजिक परवरिश नहीं मिलने की वजह से अभी भी अविवाहित है। हमारी सोसाइटी के पार्क में मिसेस शर्मा मेरी पत्नी की सहेली बनी। वो हमारे घर आती जाती नहीं थी। मैंने एक दिन देखा कि पत्नी के फ़ोन में मिसेस शर्मा 1 और मिसेस शर्मा 2 के नाम से 3 फ़ोन नंबर सेव थे। इन तीनों नंबर से पत्नी के व्हाट्सएप पर मैसेज आते थे, लेकिन 1 और 2 नाम वाले नंबर से आए मैसेज पत्नी के फ़ोन से डिलीट किए हुए मिले। पत्नी की ज़िंदगी के इतिहास को देखते हुए मेरा संदेह बढ़ा। मैंने सोसाइटी की डायरेक्टरी और कॉलर आईडी ऐप से तीनों नंबरों की जांच की तो पता चला कि 2 नंबर तो मिस्टर शर्मा के हैं और 1 नंबर मिसेस शर्मा का है। ये व्हाट्सएप पर गुप्त संवाद क्या है, क्या बताता है, और फ़ोन में मिस्टर शर्मा का नाम छुपाना क्यों है, उनके मैसेज डिलीट करना, ये सब क्या है। पहले मिस्टर शर्मा और हमारा परिवार सोसाइटी के एक ही ब्लॉक के फ्लैट्स में रहते थे तो सब कुछ आसान था, लेकिन जब मिस्टर शर्मा का परिवार भी किसी और सोसाइटी में रहने चला गया और हम लोग अपने नए घर शिफ्ट हुए तो दूरी होने के कारण मैसेज के ज़रिए दोनों अभी भी संबंध में हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने समझाया कि खुलकर अपनी पत्नी से बात करूं। यही वह आखिरी वाक़या था। इसके बाद मैंने पत्नी से बात की और मैंने घर छोड़ दिया। यहाँ पहले यह बताना ज़रूरी है कि मेरी छोटी बेटी पैदा होने के बाद दूसरी और 5वीं साल में 2 बार मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, मगर सिर्फ थैली बनी, बच्चा नहीं बना। तो दोनों बच्चे मुझे ऑपरेट करवाने पड़े। उसके बाद प्रिकॉशन ही रखा। अभी 2.5 साल पहले यूट्रस में रसौली के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने पत्नी से माहवारी बंद होने का समय पूछा तो पत्नी ने 5 साल से ही बंद होना बताया। मेरे दिमाग में 2017 में चुपचाप कराई प्रेगनेंसी रिपोर्ट फिर दहकने लगी, क्योंकि 2017 में DNC नहीं करवाई। मैंने इंटरनेट से स्टडी की। ऐसी प्रेगनेंसी मोलर कहलाती है। असामान्य प्रेगनेंसी या तो साफ हो जाती है या साफ करवानी पड़ती है। अगर कुछ टुकड़ा रह जाए तो रसौली बन जाती है। खैर, रसौली का ऑपरेशन करवाया।
मेरी पत्नी के सब धोखे, बेवफाई, बेइज्जती के दर्द और छटपटाहट को पिछले 25 सालों से घर में पत्नी और बेटियों को जताया। कई बार पत्नी से इस पर तीखी बहस भी हुई। उसने सच्चाई को हमेशा तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बस जिंदगी भर बरगलाया है मुझे। मेरी ईमानदारी, प्यार, सम्मान और सहयोग के बावजूद मेरा जीवन बेकार हो गया। घुटन होने लगी। मेरी बेटियां पिछले 10 साल से अच्छी जॉब में हैं। एक बाप के लिए इससे बड़ी गाली क्या होगी कि उसकी पत्नी कहे कि तू बेटियों की कमाई खाता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद मैं आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर से निकल गया हूँ और अब वापसी नहीं है। मैं अपनी पेंशन का आधा हर महीने पत्नी को भेजता हूँ। अध्यात्म में कुछ पल मन रमता है, लेकिन फिर जीवन की घुटन उभर आती है। हकीकत में मेरा दिल रो रहा है, वापसी के लिए नहीं, इसलिए कि मुझे किस तरह इस्तेमाल करके तहस नहस कर दिया गया। मैं अपने बचपन के साथियों को देखता हूँ कि किस कदर वे उन्नत और खुशहाल हैं। उनके परिवार चमक रहे हैं, मगर यहाँ तो मेरा परिवार और मेरा अस्तित्व ही नहीं रहा। सभी को अपनी बात बताकर मुझे राहत महसूस होगी और आखिरी वक्त में मेरी आत्मा पर बोझ भी नहीं रहेगा। मैं सभी सदस्यों से गंभीरतापूर्वक निष्पक्ष टिप्पणी के साथ सुझाव चाहता हूँ। कृपया मुझे कुछ सुझाव दें कि मैं आगे की ज़िंदगी कैसे जीऊँ। तो दर्शकों, यह थी कहानी इस 64 साल के आदमी की, जिसकी ज़िंदगी एकदम बिखर कर रह गई। बेचारा पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से रहा, सरकारी नौकरी में भी रहा, घर में कोई पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन पत्नी चरित्रहीन होने के कारण पूरा परिवार बिखर कर रह गया। और ऐसे किस्से हम आजकल बहुत घरों में देखते हैं। कहीं पत्नी चरित्रहीन होती है या कहीं पति चरित्रहीन होता है। और इन लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि ये खुद तो चरित्रहीन होते हैं, लेकिन खुद को छुपाने के लिए, अपना पाप छुपाने के लिए सामने वाले को चरित्रहीन बताते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो वह अपनी मजबूरियां गिनाता है कि मेरी ये मजबूरी थी, मैं भूखा था या मेरा परिवार भूखा था, बहुत सारी मजबूरियां गिनाता है, इसलिए मैंने चोरी की। मतलब वो ये बताना चाहता है कि ये सब मजबूरियों के कारण मैंने चोरी की है, इसलिए मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन वही चोर जब उसके घर में चोरी होती है तो दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरे घर में चोरी हो गई। तब वो ये नहीं सोचता कि शायद उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। तब उसे सिर्फ ये दिखता है कि मैंने क्या खोया है, बस उसको इतना ही याद रहता है। हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है जिस पर उसे गर्व होता है। वह हमेशा सोचता है कि मेरे अंदर ये जो अच्छाई है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मुझे भगवान ने दिया है। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, वही अच्छाई एक दिन आपको इतना दर्द देती है कि आप पूरी ज़िंदगी भर ये सोचते रह जाते हो कि यह अच्छाई मैंने क्यों पाली। इसलिए दर्शकों, हमारा तो सभी से सुझाव है कि जो जैसा आपके साथ व्यवहार करें उसको तुरंत दंड दीजिए या फिर उससे रिश्ता तोड़ लीजिए, नहीं तो आपका परिवार बिखर जाएगा। आप शादी बचाने के चक्कर में बच्चों को भी खो देंगे, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, पूरा समाज खराब हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। तो दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया तो देना बिल्कुल नहीं भूलें। और पसंद आई हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, जहां भी आपके मित्र, दोस्त, साथी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि उनका घर टूटने से बच जाए। और आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके।
तो दर्शकों जुड़े रहें और भी वीडियो देखें, शायद आपकी भी कोई प्रॉब्लम हल हो सके। अब विराम लेते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से आप सभी को राधे राधे।